मोबाइल नहीं कुछ सुना है। हाँ बिल्कुल यहाँ से। तो आज का हम लोग का नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक। देखो जितनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में सिमिलर चलते जाएगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो वहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग का यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक प्लस, वहाँ पे सिमिलर आ जाएगा मैग्नेटिक प्लस। ठीक है, तो अगर एक चीज को आप ठीक से समझेंगे रहेंगे तो उस टाइम आपको हेल्प करेगा। जब हम लोग मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये सारे हेल्प करने वाला है। मैथ नहीं है सर, छूट गया सर। चलो देखिए, हाँ इधर देखना सबसे। तो इलेक्ट्रिक प्लस समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये इलेक्ट्रिक प्लस क्या होता है। तो आपके पास एक सरफेस है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लेते हैं यहाँ पे। अगर आप ठीक से देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ये सारी की सारी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। दिख रहा है? ये सारी के सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पार होगा, किसी सरफेस से गुजरेगा, तो कितना किसी सरफेस में परपेंडिकुलर, एक वर्ड जरूर से ध्यान देना, 90 डिग्री। हाँ किसी सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होना है, और सरफेस के कैसे पास होना है? 90 डिग्री। तो किसी सरफेस के नॉर्मल जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा उसी को हम लोग नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक प्लस। जैसे अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो मान के चलो ये मेरे पास बुक है, ये बुक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रहा है इस तरीके से। ठीक, तो सरफेस के साथ सीधे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ना। तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, इस तरीके की लाइंस कितने यहाँ पे पास होंगे, जितना पास होगा वही कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक प्लस। ठीक है, तो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाए उसको हम लोग नाम दे करके रखेंगे इलेक्ट्रिक प्लस। तो ये आपको अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रहा है। अब अगर सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस में आपको लेंथ भी दिखाई देगा और ब्रेथ भी दिखाई देगा, क्योंकि सरफेस का मतलब एरिया होता है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ इस सरफेस से, तो इस सरफेस का देखो एक अपना लेंथ है, अपना ब्रेथ भी है, 2 डायमेंशन है ना, लंबाई और चौड़ाई, तब मिल करके बना एरिया, और इस एरिया को हम लोग नाम दे दिए सरफेस। ये फिगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो देखो ठीक, ये सरफेस रहा जो भी आपको बुक दिखाए थे। ठीक है, तो बोर्ड 2D, ये हम लोग का 2 डायमेंशन है, तो फिगर इसका ऐसे ही बनेगा। अब ये रहा हम लोग का सरफेस। इस सरफेस से काउंट कर लो कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है इस सरफेस के 90 डिग्री में। जितना पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी को हम लोग नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक प्लस। देखा नहीं? अब देखो यहाँ पे आपको एक और टर्म लाना पड़ेगा। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है और एक टर्म आता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है चेक करना। आपको ये बुक्स दिख रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर खींच दो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर आप लोग खींचेंगे तो इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा ना। तो ये जो वेक्टर आया, इस वेक्टर का हम लोग नाम दे देंगे एरिया वेक्टर। और हमेशा एरिया वेक्टर ना बाहर की ओर पॉइंट करेगा, सरफेस से 90 डिग्री में बाहर की ओर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस बुक में कितने सारे सरफेस हैं। एक ये सरफेस रहा, एक इसके बैक ये वाली सरफेस, एक ये वाला सरफेस, एक इसका उल्टा दिखाई देगा नीचे। ठीक है, 4 हो गया। आप इसको चेक करना है, ये वाली सरफेस को देख रहे हैं। तो ये एक सरफेस रहा और इसके अपोजिट ये सरफेस आएगा। तो हर एक सरफेस का एक एरिया वेक्टर आएगा, और एरिया वेक्टर उसी सरफेस के 90 डिग्री में खींचना है और सरफेस से बाहर। तो अगर मैं पूछता कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर बताओ,
तो एक वेक्टर खींच देते हैं 90 डिग्री में। सर ये रहा, इस सरफेस रहा, सरफेस के 90 डिग्री में एक वेक्टर खींच दो कहीं पे भी, यहाँ 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 कहीं पे भी सरफेस के 90 डिग्री में, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं एरिया वेक्टर। इसी तरीके से इसको भी दिखेगा, इसका एरिया वेक्टर किधर रहता है, ऊपर की ओर दिखाएगा, इस तरीके से होता है, सरफेस से हमेशा बाहर की ओर, और कितने डिग्री में, 90 डिग्री में। तो अगर मैं ये इस तरीके से सरफेस रखा, ठीक है, इस तरीके से रखा हूं, तो इस सरफेस का एक एरिया वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर होगा कुछ इस तरीके से, कहीं पे भी खींच देना सरफेस में किसी भी जगह पे, लेकिन सरफेस से 90 डिग्री में और हमेशा किधर, बाहर की ओर। तो ये हम लोग का बुक रहा, इस तरीके का बुक बनाए हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है ना इधर से, ऐसे जा रहा है, तो इस सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर खींचते हैं, किधर जाता देखना है, हाँ, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर आता वो आता इस डायरेक्शन में, ये रह गया हम लोगों का एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर को ना हम लोग डिनोट करते हैं ds से, ठीक। और ये जो सरफेस देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए आप लोग को नोटेशन पता है, ई होता है, ये दोनों के बीच देख पाए एंगल कितना आएगा, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, जब लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो एंगल 0 डिग्री, ठीक है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एंगल कितना आ गया है, 0। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, लिखो, लिख देंगे क्या, किसी सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, उसी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, passing normal to the surface is called बताइए, is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो इस फ्लक्स का जो सिंबल है ना, फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। लेकिन थोड़ा सुनना, जब फ्लक्स हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अभी पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो दोनों के लिए सिंबल फाई ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो उसके साथ P लगाते हैं, ठीक है, फ्लक्स का सिंबल फाई ले लिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यहाँ पे E डाल देंगे। जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल डाल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल में हम लोग यूज करते हैं B, दोनों में डिफरेंशिएट हो जाएगा। हम लोग इसको देखेंगे, पता चल गया भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ये वाली तो लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय फाई E, ये वाली सिंबल। फ्लक्स खींचो, फ्लक्स तो खींच पा रहे होंगे, ये फाई बना दिए, और नीचे यहाँ पे लिख दो E, ठीक है, बोलो नीचे बोलो कुछ का सामान है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये वाला सिंबल बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डाल दिए ना, फाई मतलब फ्लक्स और ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के सिंबल लाएंगे बी, दोनों में डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये भी फ्लक्स लेकिन बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे
इस चैप्टर को खत्म करने के बाद जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है तो क्या देखो ये इसका जो वैल्यू होता है पहले वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आपको वैल्यू मिलेगा E डॉट ds देखो इलेक्ट्रिक के लिए वेक्टर क्वांटिटी और ये एरिया वेक्टर ds हम लोग का क्या चीज है एरिया वेक्टर। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो आप लोगों को जो क्वांटिटी मिलेगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं अगर इसको डॉट प्रोडक्ट को आप लोग तोड़ते हैं तो याद है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर कुछ याद आया। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में ये टूट जाता और आ जाता E ds cos थीटा आपको वैल्यू मिल जाता E ds cos थीटा। ठीक तो ये वैल्यू लिख लो ये दोनों। उसके बाद आप लोग के पास ये वाला फिगर रहेगा इस फिगर को बना लीजिए। तो किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना पास हो जाए हम लोग उसी को नाम दे करके लेते हैं फ्लक्स। एक हिंट से आपके लिए कि जब भी कभी फील्ड दिखाई दे तो वो होता है हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब भी कभी फ्लक्स दिखाई दे तो फ्लक्स होता है स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाई दिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स सिमिलर दिखाई देगा तो भी स्केलर बन गया E ds cos थीटा। तो थोड़ा आप यहाँ पे बात कर सकते हो E क्या चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ds क्या चीज है एरिया नीचे लिख देना वेयर आपके पास जगह होगा ना जहाँ पे भी जगह रहता तो वेयर ये जो है ये है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर हम लोग बात करें ds का ठीक है तो ये आपको क्या दिख रहा है ये हम लोग का एरिया वेक्टर। ये हम लोगों का है एरिया दिक्कत है ना। सरफेस के नॉर्मल जितनी फील्ड लाइंस पास होगा वही फील्ड लाइंस को काउंट कर लो वह आपको बता देगा किसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है चलो अब थोड़ा सा हम चेक करते हैं हो गया। यहाँ पे देखना हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ मतलब सरफेस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग एंगल्स में जा सकता है लेकिन आपको हमेशा कौन वाला सरफेस लेना पड़ेगा जो नॉर्मल रहेगा। जैसे थोड़े से समझना हाँ अभी अगर मैं वो किस तरीके से रखा हूँ और ये इमेजिन कर रहा हूँ कि इस वॉल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और यहाँ पे आ रहा है तो बिल्कुल सरफेस के साथ 90 डिग्री में आ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा अगर ऐसा टिल्ट रहता तो अभी हम ये टिल्ट करते हैं कुछ एंगल से मोड़ दिए ना। अब अगर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा तो क्या ये सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा। देखो इसका अगर आप एरिया वेक्टर चेक करेंगे तो एरिया वेक्टर अब बदल जाएगा। पहले एरिया वेक्टर देखो ऐसे था अब अगर ये थोड़ा टिल्ट हो जाए तो देखो एरिया वेक्टर किधर झुकता हुआ दिख रहा है नीचे की ओर। अगर इस तरीके का रहता तो इसका फिगर कैसा बनता। फॉर्मूला तो आपको यही यूज करना है E डॉट ds आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड
और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना, देखो थीटा को क्या बता रहा है, एरिया मतलब सॉरी एंगल, और किसे किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एरिया वेक्टर। वेक्टर लिख ही देते हैं यहाँ पे। थीटा जो है ये है एंगल, एंगल किसे किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया दोनों के बीच का एंगल है। तो ये थीटा का वैल्यू हमें डिफरेंट मिल सकता है, 0 डिग्री मिल सकता है, 90 डिग्री मिल सकता है, 180 डिग्री मिल सकता है, कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इस फिगर को मॉडिफाई करते हैं, अभी हमको दिख रहा था बिल्कुल ना इस सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रहा है, नॉर्मल जा रहा था, ई और डीएस के बीच का हम लोग जो एंगल चेक कर रहे थे, दोनों के बीच का एंगल आ रहा था 0 डिग्री। अब थोड़ा चेक करना, हम इस फिगर में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस को ही बदल देते हैं, तो देखना कि आपको कैसा दिखिएगा, ठीक। तो अभी जब हम लोग, अभी देखो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था, जब आप 0 डिग्री पुट कर देते हैं ई डॉट ds में, है ना, ई डॉट ds, तो ई ds cos थीटा आ गया, cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो आपको वैल्यू मिल जाता है सीधे ई ds, cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना, 1 होता है। तो अगर अभी इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर आप इसका वैल्यू जानना चाहते हैं तो आपको ऐसा मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई ds, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो एक ही है तो एंगल आ जाएगा 0 डिग्री, cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। फिर आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है ई ds, इसका वैल्यू 1 आ जाता है, तो ये आ जाता है ई इस पर्टिकुलर केस के लिए, यानी हम लोग को ये वाला वैल्यू आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जो वाला एरिया वेक्टर है वो दोनों को गुना कर, दोबारा देखना, इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग कैलकुलेशंस किए, हम लोग को मिला ए डी एस कॉस थीटा, थीटा में 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री cos 0 का वैल्यू पुट किए तो 1 आ गया, फिर 1 से सारे मल्टीप्लाई हो गया, हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया ई डी एस। अगर आप इस फिगर में देखते हैं तो अब हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वही डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर है वो दोनों को खाली गुना कर दीजिए उसके वैल्यू को, इसका वैल्यू कुछ रहता है, इसका वैल्यू कुछ रहता, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। दोबारा से, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ले लो और उसका जितना वैल्यू आएगा दोनों को गुना कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। यही काम थोड़ा सा यहाँ पे, यही वाला ट्रिक्स आप लोग यहाँ पे अपनाने की कोशिश करना। हाँ देखो, अगर लेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना कुछ इस तरीके से जाता है, आपको इस बार साफ साफ दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ टिल्टेड है, लेकिन ये सारे आपस में पैरेलल है, तो मान के चलो ये सारे के सारे आपस में पैरेलल है। अब हम यही एरिया को उठाते हैं और उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, तो ठीक है रख देते हैं इस एरिया को, ऐसे आ जाता लेट से, मान लें, लेकिन इसका एरिया वेक्टर दिखा इधर था, तो अगर आप इसका एरिया वेक्टर को खींचना चाहते हैं, एरिया वेक्टर आपको इधर दिखाई देता, तो आप चेक करो कि भाई ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला है आपको एरिया, दोनों के बीच में कुछ एंगल दिख रहा होगा। अब ये दोनों के बीच के एंगल को बढ़िया से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच देते हैं, देखना। हाँ, इस पॉइंट से ही अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता कुछ इस तरीके से रहता, आप देखो दोनों के बीच का एंगल आपको कुछ दिख रहा है, गौर कर पा रहे हो, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिखा दिया। और अभी अभी हम लोग देखे थे कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जो एरिया वेक्टर है उसको ले लीजिए। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर दिख रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इसका देख पा रहे हैं, एरिया वेक्टर इधर है, तो आपको इस कंपोनेंट को तोड़ना है। याद करो क्लास 11 में आपको ऐसा कुछ सिखाए थे कि अगर कोई एक वेक्टर थीटा एंगल से झुका रही है, वो दो भागों में टूटता था, कुछ याद आया? जिधर थीटा दिया रहता था
थीटा इधर दिया हुआ है ना, हाँ। तो पक्का इधर ये टूट जाएगा एफ, cos थीटा और इधर sin थीटा साइन थीटा। याद आया? लेकिन वो वेक्टर रहा तो अब यहाँ पे चेक करो, ये ds तो वेक्टर है और ये ds दो भागों में टूटेगा ना, जिधर थीटा दिया हुआ है इधर cos थीटा, यानी इस डायरेक्शन में यही वेक्टर टूटेगा और इस डायरेक्शन में टूट करके इसका वैल्यू आ जाएगा ds cos। समझ पा रहे हो? यही वैल्यू आ जाता। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग को क्या बोलता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता है, कैसा कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जो वाला वेक्टर है उसको ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जो एरिया वेक्टर है उसको ले लीजिए। तो देखो ये ds है, अच्छा याद करना एक कंपोनेंट इसका नीचे की ओर भी टूटता ना, अगर हम खींचना चाहते हैं तो इस तरीके से टूट जाता और इसका नाम रहता है ds। समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जो एरिया वेक्टर है उसको ले लो। तो एरिया वेक्टर हम लोग यहाँ पे ds था, यहाँ पे चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर हम लोग का एरिया वेक्टर कौन वाला है? ds cos थीटा। तो इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा E ds cos। इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, उस दिशा में जो एरिया वेक्टर रहेगा, तो कौन सा एरिया वेक्टर था? ds cos थीटा। क्या हुआ? आप लोग ये भी फिगर नीचे, तो आपको अलग अलग एंगल दिख सकता है, एरिया वेक्टर के साथ डिफरेंट एंगल रह सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे हम लोग को अलग अलग एंगल दिखाई दिया, ठीक है? वो नहीं लिखना है। कौन वाला नहीं लिखना है? ये वाला नहीं लिखो, वो तो कैलकुलेशन करवा चुके हैं, डायरेक्ट इसको लिखो, ये फिगर बनाओ, इस फिगर बनाएंगे तो फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता E ds cos थीटा। आप लोग को एक छोटा सा स्किल रखना है कॉपी में, क्योंकि पूरा 12 हर मतलब कोई शायद ही ऐसा क्लास होगा जिसमें कि फिगर का जरूरत ना पड़े, शायद, वरना हर एक क्लास में आपको फिगर चाहिए ही चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपको अलग अलग एंगल में मिल सकता है, लेकिन आपको एरिया वेक्टर का वही वाला कंपोनेंट लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर रहे, और उसको आप तोड़ सकते हो। फिगर नहीं बना पा रहे हो? अब आप लोग पूछेंगे सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में यहाँ से आपका यूनिट के बारे में पूछ सकता है और इसका डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पूछ सकता है। डिफाइन करने के लिए ये सारे फिगर वगैरह के साथ खेलने के लिए नहीं, बहुत कम, ठीक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग से पूछा जा सकता है, तो ये सब फिगर वगैरह बनाने के लिए आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि अगर कहीं पे हमें अलग एंगल में दिखाई दिया तो हम लोग कौन से कंपोनेंट को लेंगे एरिया वेक्टर का। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल में झुका दिखाई दिया, अगर एक ही डायरेक्शन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में रहा तो दोनों का वैल्यू ले लेना है। और अगर कुछ एंगल में झुका रही एरिया वेक्टर तो आपको एरिया वेक्टर को तोड़ना है, और एरिया वेक्टर को तोड़ करके ओ वाला कंपोनेंट ले लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर रहेगा। बोलो देखा? फिगर नहीं बन पा रहा है? तो एरिया वेक्टर का ओ वाली कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रहे उसी को लेना है। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं इसका यूनिट में और इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो पहले बनाओ हेडिंग यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
आप लोग ये जान चुके हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? स्केलर। जब भी आपको फ्लक्स दिखाई दी, जब भी आपको फ्लक्स दिखाई दी मतलब स्केलर बेटा हाँ चेक करना है। हाँ तो इधर आ जाओ, इधर देखो, इधर सब कोई। हाँ तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है E ds cos थीटा। ठीक है, हम लोग यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पढ़ के आए हो आप लोग, बोलो। न्यूटन पर कूलम, बोल गया। देखो F बराबर Q इंटू E, तो E बराबर क्या आ जाएगा? F बराबर Q, F मतलब फोर्स, न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट आपको बताए थे, वोल्ट पर मीटर, नहीं भूलना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अगर हम लोग यूनिट पुट करते हैं, देखो हम लोग को दो यूनिट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम लोग को यहाँ पे भी दो यूनिट मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं, पहले पुट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम पुट कर दिए, गुना देखो ds, ये एरिया, एरिया वेक्टर ना, तो एरिया का यूनिट आप जानते हो मीटर स्क्वायर, मीटर cos थीटा। cos थीटा ये कुछ वैल्यू आता, मान लो यहाँ पे cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1 आता है, तो 1 का कोई यूनिट होता है? नहीं होता, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो आप इसको कूलम ऊपर लेके चलो, न्यूटन पर कूलम, ये आपको मिल गया एक यूनिट, है ना। दूसरा यूनिट देख लो, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ये वाला पुट कर देंगे वोल्ट पर मीटर, तो आपको क्या दिखाई देता? वोल्ट पर मीटर, मतलब मीटर नीचे इनटू ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का होता है मीटर स्क्वायर, कटेगा इस मीटर के साथ ये मीटर कट जाता, तो आपको मिल गया वोल्ट। तो दो यूनिट, या तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या तो वोल्ट मीटर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर। कैसे कैसे आया दोनों हम आपको निकाल करके बता देंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेशन कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट भी यूनिट लिख सकते हो। आपको सिखा दिए हैं कि कैसे कैसे करके यूनिट आया। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या तो फिर वोल्ट मीटर। ठीक, चलो इस यूनिट को देखने के बाद अब हम लोगों को देखना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करें, जो यूनिट आया है ना, यूनिट से ही हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला ले लेते हैं। देखो ये न्यूटन है, और न्यूटन का मतलब फोर्स ना, यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। यस सर। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जब पुट करते हैं m t -2, ठीक है। ये कूलम चार्ज और -1 कर दिए। मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ के बारे में बात का। अच्छा एक चीज गौर करो, यहाँ पे ये -1 जो है ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए बोलो। L का तो स्क्वायर कर दिया ना। चलो अब चेक करना है यहाँ पे, ये जो पावर है -1, ये -1 ये दोनों के लिए है। अगर दोनों के लिए है तो इसको थोड़ा एक लाइन में हम लिख लेते हैं, इसको भी कैलकुलेशन बाद में करेंगे। देखो यहाँ पे L के पावर 1 है, यहाँ पे L के पावर 2 है, तो आप क्या बोल सकते हो L के पावर 3, ठीक है। फिर T के पावर -2, यहाँ पे चेक करो ये -1 दोनों के लिए है। अगर दोनों के लिए है तो A के पावर -1, T के पावर -1, दिक्कत हुआ?
अब ये दोनों को जोड़ देते हैं पावर -3 हो गया तो t के पावर यहाँ पे कितना आना चाहिए -3 ये आ गया m और -3 देखो कभी भी आप लोगों को यूनिट डायमेंशनल फार्मूला इस सारे को याद करके रट करके नहीं रखना है, ठीक है, वरना आप भूल ही जाएंगे। तो आपको सीख लेना कि कैसे कैसे बनता है, ठीक। हो गया दिक्कत है ना। तो यूनिट से भी डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है, ये हम लोग पहले सीखे हैं। आप लोग अगर यहाँ से भी कैलकुलेशन करते हैं ना तो यही आता, डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा, यूनिट में भी अलग अलग आ सकता है ना, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला का वैल्यू सेम रहेगा। बोलो दिक्कत नहीं ना। वोल्ट वोल्ट की जगह भी अभी आप लोग पढ़े भी नहीं है ना। तो देखो V बराबर होता है W बटा Q, वर्क बटा चार्ज। अब यहाँ पे वर्क का डायमेंशनल फार्मूला पुट करते हैं और फिर नीचे चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला पुट करते हैं, कट पिट करके आ जाता, फिर आपको यही वाला आंसर आ जाता, सेम टू। ठीक है, देखना चाहते हो देख लो, देख लो। V का वैल्यू होता है W बाय Q, W मतलब वर्क, वर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्या था। तो फोर्स का होता है M L और डिस्टेंस का होता है L, ठीक है। चार्ज का तो अगले स्टेप में देखें L और L जुड़ जाता और आपको आ जाता है L स्क्वायर A माइनस 2 A दिख रहा है। तो ये तो सिर्फ वैल्यू आया V का, सिर्फ V का वैल्यू आया, तो V का वैल्यू निकाले हैं ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, V इंटू M पुट कर देते हैं। V का वैल्यू आपको दिख रहा था M L टू A माइनस 2 बाई A। अब ये मीटर है, मीटर मतलब लेंथ, ठीक, चेक कर लो। तो आपको मिलता M तो अकेला है, L देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 3 आ जाता। T देख लो, देखो ये ऊपर जाता -1 और ये -2 -3 आ जाता, A ऊपर जाता, क्या यही वाला आया था, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन यूनिट हो सकता है नहीं होगा, डायमेंशनल फार्मूला सेम ही होगा लेकिन यूनिट हमें अलग अलग मिल सकता है, ठीक। तो दोनों फार्मूला देखो, ये अभी आपको सिखाए नहीं और सिखाए नहीं कि इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं लिए, वरना यहाँ से भी हम ले सकते थे, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू निकालेंगे अगर इरेगुलर सरफेस रहा तो। इरेगुलर सरफेस का मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं इसको बेटा। अच्छा बताओ, वीडियो आप लोग को थोड़ा बहुत मदद करता है कि नहीं? बहुत झूठ बोल रहे हो, चेक कर रहे हैं ना। इधर देखो, इरेगुलर सरफेस का मतलब भाई सरफेस का देखो कर्व, सरफेस अगर कर्व रहा तो ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर सरफेस। तो लेट्स से कि इस जगह पे ना कोई एक चार्ज पार्टिकल है, इस जगह पे कोई एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं ये प्लस Q, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। तो हम लोग तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, इन्फिनिटी में जाके खत्म हो जाता है, तो ये हर दिशा से निकलेगा। अब देखो ये सरफेस दिख रहा है, हम पूछते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा सरफेस के साथ कितने डिग्री में, 90 डिग्री, तो हम लोग कह देंगे वही हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से आ गया, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आ गया। अब एरिया वेक्टर हमको लेना है, तो पहले हमको सरफेस पकड़ना पड़ेगा। सरफेस पकड़ेंगे, वहां से एरिया वेक्टर खींचेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का सरफेस रहा छोटा सा, ये वाला सरफेस देख पा रहे हो, ये रहा छोटा सा सरफेस। तो इस छोटे से सरफेस के साथ आपको एक एरिया वेक्टर खींचना है। एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है, सरफेस के साथ 90 डिग्री। तो सरफेस के साथ खींच देते हैं। चलो लेट से मान लो कि इसका 90 डिग्री इधर आ रहा है, मान ले, तो ये आ जाता है इसका एरिया वेक्टर ds। अब देखो ये दोनों के बीच कुछ एंगल भी दिखा देता है। तो ये तो इस जगह पे इतना बना ना। अगर यही वाला हम पूछते हैं कि आप ना यहाँ पे बता दो, इस सरफेस में बता दें, इस सरफेस में, यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा सरफेस दिखता है, देखा, छोटा सा सरफेस का एरिया वेक्टर मान लेते हैं ds। तो इस ds का एरिया वेक्टर तो नो डाउट इस डायरेक्शन में आ जाता है। आपको हमेशा कोशिश करना है कि सरफेस के साथ 90 डिग्री में खींचे। उसके बाद आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच दो, ऐसे जाएगा लेट से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ds इसके बीच कुछ एंगल आया, कुछ थीटा एंगल आया। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर जगह पे खींचते जाएंगे। इस जगह पे आपको एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है। छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिला याद है, दोनों के बीच में थीटा एंगल में झुका हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको छोटा सा मिल जाता d और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स d मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पॉइंट में आपको मिल जाता E डॉट ds। ये तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट। या अगर डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखना है तो फिर हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जो एरिया वेक्टर आएगा उसका वैल्यू। फिर ds को तोड़ते हैं, ds को अगर आप तोड़ते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर टूट जाता और आ जाता ds cos थीटा, वरना इसको आप आगे ले लो E ds cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट टूटने के बाद तो ये वैल्यू आता है। तो इस छोटे से एरिया के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाई दिया। अब फिर इसके कारण फिर इतना सा दिखाई देगा। अब ऐसा छोटा छोटा यहाँ पे कितना है, बहुत सारे हैं। तो अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप ऐसा कीजिए, जितना सारा है E ds cos थीटा सभी को जोड़ दीजिए। इसके लिए आएगा छोटा सा, फिर इसके लिए आएगा छोटे एरिया में, इसको बांटते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे और सारे में E ds cos थीटा आते जाएगा, E ds cos थीटा आते जाएगा। सब के वैल्यू को जोड़ दो तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके लिए, कौन से सरफेस के लिए, कर्व सरफेस या तो इरेगुलर सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस इरेगुलर, ऐसे फिगर खींच लेना है और फिगर खींच करके आपको ये वाला लिखना है। छोटा E ds cos थीटा कितना आने वाला है, बहुत आने वाला है। तो सारे E ds cos थीटा को हमको जोड़ देना है। तो ये समेशन, ये साइन जानते हो मैथ में यूज करते हैं, समेशन ऑफ E ds cos थीटा। E ds cos थीटा जितना आएगा सब के वैल्यू को जोड़ दो। हो गया, चित्र बना लो। एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ यहाँ से आपको यूनिट पढ़ के जाना और डायमेंशनल फार्मूला, सिर्फ यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं है। सरफेस कैसा भी खींच लो, जरूरी नहीं है कि ये कान की तरह ही बने, जैसे मन करे। कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का कोई शेप नहीं होता, जैसा मन करे आंख बंद करके भी खींच सकते हैं। आप लोग तो जानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज होता था, जहां से निकलता है
और जहाँ एंड होता है हमेशा 90 डिग्री। प्रॉपर्टीज पढ़िए, ठीक है। तो देखो एक छोटे से एरिया में निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता E ds cos थीटा। फिर दूसरी जगह पे निकालते हैं, फिर आपको मिलता E ds cos थीटा, और छोटा करके यहाँ पे बहुत सारा मिलता। तो बहुत सारा मिलेगा तो सारे को जोड़ देंगे। और मैथ्स में एक आसान रूल है कि सबको जोड़ने के लिए ये साइन का यूज करते हैं, इसको बोला जाता है समेशन, समेशन ऑफ E ds cos। यहाँ पे जितना E ds cos थीटा आएगा, छोटा वैल्यू आएगा, सारे को जोड़ देना है। बोलो दिक्कत नहीं ना? चलो अब ना अगर क्लोज्ड सरफेस रहा तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ क्लोज्ड सरफेस के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस के लिए आपके एग्जाम में बहुतों बार क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से आएगा। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन कौन से सरफेस के लिए? क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या होगा? क्लोज्ड सरफेस का मतलब कि जो हम लोग का सरफेस रहेगा ना चारों ओर से बंद रहेगा। जैसे इस कमरे में इमेजिन करो, इस कमरे में अगर मान लो यहाँ पे हम एक चार्ज रख देंगे, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, हर दिशा में फैलेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सारी कमरा का हर दीवार, ऊपर वाला फ्लोर, नीचे सबको ये क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ से बंद है, हर सरफेस मिल करके बंद कर दिया, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे क्लोज्ड सरफेस। फुटबॉल इमेजिन कर पा रहे हो? फुटबॉल के अंदर एक चार्ज को रख दो, तो चारों तरफ से बंद रहेगा ना। तो फुटबॉल का जो सरफेस है वो कहला गया क्लोज्ड सरफेस। तो लेट्स से कि ये हम लोगों का चार्ज Q है और ये चारों ओर से इनक्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप लोग आंख बंद करके खींच सकते हो, तो यहाँ पे खींच दिया सर, तो सर ये वाला रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा ना, वहीं पे एक छोटा सा एरिया ले लो। सर ये रहा हम लोग का एक छोटा सा एरिया। अब अगर ये छोटा सा एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से बोलो कितना बनेगा? 4। बहुत सारा बन सकता है ना। छोटे एरिया लेते जाओ और आप EDS का वैल्यू निकालते जाओ तो बहुत सारा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू लिखना है टोटल। अब देखो यहाँ पे ये सरफेस ना क्लोज्ड, अब क्लोज्ड के लिए हम लोग यहाँ पे लाएंगे इंटीग्रल। ये बता रहा है इंटीग्रल, और ये क्लोज्ड सरफेस, ये क्या बता रहा है? क्लोज्ड सरफेस किसका? E डॉट ds। हालांकि E और ds ही आएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। दोनों का डायरेक्शन सेम है। cos थीटा आ जाता, cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू तो फिर 1 आ जाता है। तो कैलकुलेशन होकर के आ जाता E ds आपको मिल जाता ना। तो यहाँ पे चेक कर लेना, कैलकुलेशन होकर के आपको मिल जाता E ds। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट डाल दो, बाद में हम लोग देखेंगे जैसा सरफेस रहेगा उसके अनुसार से वैल्यू पुट किया जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे E डॉट ds, या तो इसको आप पहले ही से जानते हो, डॉट प्रोडक्ट में इसका वैल्यू कितना मिल जाता है? E ds cos। अब इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना क्लोज्ड इंटीग्रल। देखो ये जो साइन दिख रहा है, ये साइन बना दिया ना, इसका मतलब हुआ क्लोज। इसको बोलना इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दें। पहले ये जो यहाँ पे जो मैं ये गोल कर दिया हूँ, ये शो कर रहा है कि भाई जो सरफेस है ना वो चारों तरफ से बंद है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल। किसका डॉट है? E डॉट क्लोज इंटीग्रल E डॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे यूज करना है?
जब सरफेस आपका क्लोज दिया तो जब भी क्लोज बोलेगा ये साइन लगा देना, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ओपन में शुरू में पढ़े थे, शुरू में ये साइन नहीं आता था, ये साइन नहीं आता था, खाली ई डॉट ठीक है। ये आपके काम में, इसको हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, ई डॉट डी एस को हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। बोलो फोटो बोलो रे यार, बोलो रे राहुल, फुटबॉल बनाना है तब तो क्लोज पता चलेगा, फुटबॉल बनाएगा तब तो क्लोज पता चलेगा कि हाँ सरफेस इसको क्लोज्ड बोले, इसको इरेगुलर बोले, फिगर देख के ही पता चलेगा। ये फॉर्मूला को ठीक से याद रखना, हाँ, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। चलो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी नॉर्मल सरफेस से, नॉर्मल सरफेस, हाँ नॉर्मल सरफेस मतलब सरफेस के साथ 90 डिग्री, सरफेस के साथ 90 डिग्री में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा उसी को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक। इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और क्लोज सरफेस के लिए इसका फार्मूला, क्लोज सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट। अब एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लिख लो, आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, और इसका नाम है गॉस लॉ। लिख रहा हूँ, चिंता मत करो, बेटा इसको ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। हाँ, इधर इधर दिखना है, इधर से बच्चा GAUSS एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। गॉस का नियम, गॉस तो नाम हुआ, का के की के लिए एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं, तो गॉस का नियम, ठीक है, गॉसेस लॉ लिखो, खड़ी बनाओ, गॉसेस लॉ। ये गॉसेस लॉ ना आपको बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और दूसरी चीज ये क्लोज सरफेस के बारे में, कि किसी क्लोज सरफेस के द्वारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इनक्लोज करता है उसके बारे में ये बात करता है गॉसेस लॉ। लिखते हैं हम लोग, हाँ। चलो, इट स्टेट्स दैट, ये नियम कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है जो बंद हो जाए, इनक्लोज का मतलब बंद हो जाए, कि इनक्लोज हो जाएगा बाय ए क्लोज्ड सरफेस,
कौन से सरफेस के लिए? क्लोज सरफेस के इज इक्वल टू, ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 1/ε0 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज enclosed by the closed surface। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा इधर देखो, थोड़ा सा देख लो। हाँ, मान लो, बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बोल रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इनक्लोज होगा, कितना जमा होगा बाय ए क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जमा होगा इज इक्वल टू, वो बराबर होता है किसके बराबर? 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। देखो इधर ध्यान से, मान के चलो कि ये हम लोगों का एक क्लोज्ड सरफेस है, मान ली, और ये क्लोज्ड सरफेस ना एक चार्ज को अपने चारों ओर से बंद करके रखा है, और वो चार्ज है Q। मान ले रहे हैं ये चार्ज है Q, तो ये Q चार्ज एक क्लोज्ड सरफेस से बंद है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस क्लोज्ड सरफेस के द्वारा? तो बोल रहा है गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है गुणा, किसके? नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ये क्लोज्ड सरफेस कितना चार्ज बंद करके रखा है, उसका नेट चार्ज ले लेना, तो नेट चार्ज कितना एनक्लोज किया है? Q। तो ये आ गया Q, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q/ε0। अच्छा अभी याद करो, अभी हम लोग ताजा पढ़े थे, अगर सरफेस क्लोज्ड है, सरफेस क्लोज्ड है, तो हम लोग ऐसे बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू याद है? क्लोज सरफेस के लिए हम लोग ऐसे बोलते थे, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। याद आया? E डॉट ds। तो इसके जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा देखो, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू समझ के आए, कितना होता है? Q/ε0। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? ये एग्जैक्टली बराबर होगा Q/ε। ठीक है, तो ये सुपर ऊपर, ठीक है। कोई एक क्लोज सरफेस जितना भी चार्ज अपने अंदर रखेगा उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 से, हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। तो कोई क्लोज सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने अंदर जमा रखता है, बस चेक करो कि उसने कितना चार्ज, नेट चार्ज कितना रखा है, नेट चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 से। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस लॉ, तो गॉस के लॉ को आपको स्टेटमेंट भी बताना है और उसको प्रूफ भी करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से सरफेस के लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है 3-4 जगह, 2-3 जगह आ चुका है। इसके बाद बात कर रहा है क्लोज, दिख रहा है? क्लोज सरफेस के लिए बात करता है, तो ये गॉस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो सिर्फ कहां पर? सरफेस जहां पे क्लोज रहा। अगर क्लोज नहीं रहा तो आप इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, तो कोई क्लोज सरफेस के द्वारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा चेक कर लो कि उसने टोटल चार्ज कितना रखा है। टोटल चार्ज को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 1/ε0। अब ε0 तो जानते हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू भी जानते हो 8.85 10⁻²⁰. फिर आप इसका यूनिट देखे थे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, चलो तो इसका तो स्टेटमेंट हो गया और इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा। ठीक है, तो नीचे हेडिंग बना लो प्रूफ, इसको हम मिटा दें। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू Q/ε0 के बराबर, ये वैल्यू अगर हम लोग प्रूफ कर दें तो हम लोग का गॉस लॉ प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं।
चलो अब आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद रखना है कि गॉस थ्योरम में ना हम लोग एक सरफेस को लेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस लेंगे, जो हम बोलेंगे क्या ये एक ऐसा सरफेस है जो चार्ज को चारों ओर से बंद करके रखा है, और उस सरफेस का नाम रहेगा गॉसियन सरफेस। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो गॉस थ्योरम में जो चार्ज है जो चारों ओर से एक इमेजिनरी सरफेस से बंद रहता है, उस सरफेस का नाम क्या होता है? तो उसका बोलना है गॉसियन सरफेस। तो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। हाँ, चेक करना, इधर देखना है। तो मान लेते हैं हम लोगों के पास कोई एक चार्ज है Q, मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज Q है। अब ये Q चार्ज ना ये गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है। तो मान लेते हैं ये Q चार्ज एक इमेजिनरी सरफेस से बंद है, और वो इमेजिनरी सरफेस मान ले रहे हैं, ठीक है, यही वाला सरफेस है। ये एक चार्ज प्लस Q है, ये जो सरफेस खींचे ये एक इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी, और इस इमेजिनरी सरफेस का नाम रहेगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस सरफेस का नाम क्या होता है कि गॉस लॉ में जो सरफेस का यूज किया जाता है उस सरफेस का नाम क्या होता है? गॉसियन सरफेस। अच्छा देखो, अगर ये चार्ज है तो चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, इमेजिन कर पा रहे हो, हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। तो हम लोग ले लेते हैं लेट से कि ये जो डायरेक्शन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। कोई दिक्कत हुआ? आप इसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इस तरीके से गया तो आप इस सरफेस में कोई एक छोटा सा पॉइंट ले लो, तो जहां पे कट करेगा ना 99% केसेस में आपको उसी जगह पे एरिया वेक्टर लेना है। तो इस जगह पे कट कर रहा है ना, आपको एक एरिया वेक्टर यहीं पे लेना है। तो मान ले रहे हैं कि ये हम लोगों का रहा एक एरिया। अगर ये एरिया वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी आना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर देखो, आप चाहे तो इस लाइन में ही खींच सकते हो या तो इस लाइन से ऊपर भी खींच सकते हो। तो हम चलो इसको यहीं पे खींच देते हैं, ठीक है। ये वाला, ये जो डायरेक्शन देख रहे हो ये है एरिया, और ये जो रेड कलर में देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इमेजिन कर पा रहे हो, इसके सेंटर से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को r मान ले। ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो सेंटर से यहाँ तक का, इसका नाम दे देते हैं स्मॉल स्मॉल। कोई दिक्कत? चलो इधर देखना, आप लोग क्या जानते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है E डॉट ds होता है, ये तो जानते हो, ठीक है। अच्छा, सरफेस क्लोज्ड है तो हम लोग बोले कैसे जानते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, ये तो पढ़े हैं। चलो इसी का हम लोग आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे देखना, अगर ये डॉट प्रोडक्ट को हम लोग तोड़ते हैं तो आ जाता है E ds cos थीटा, क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा किसी किसके बीच का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल आप बताओ। दोनों एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री है ना। तो वैल्यू पुट कर दें, तो अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता? क्या ऐसे मिल जाता? E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू 1, E ds into 1। फिर अगर इसको हम चेक करते हैं, अब ये दोनों में ना जो क्वांटिटी फिक्स्ड है, जो बदलता नहीं है, उसको बाहर कर दो। जो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू r डिस्टेंस पर चेक करें ना, हर सरफेस, पूरे सरफेस में हर जगह पे सेम होगा, क्योंकि यहाँ से सबका दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, इसको बाहर करते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गया ds। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर कितना होगा? ये आपको ना पढ़ा करके आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, याद है? कोई एक सोर्स है, इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं सेंस
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, ये आता था 1/4 क्यू बटा r। कुछ याद आया? ये पढ़ा था ना कि इतना होता है सोर्स चार्ज के कारण। अब वहाँ पे सोर्स चार्ज की जगह पे कैपिटल क्यू होता था, कैपिटल क्यू लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग के पास स्मॉल क्यू है, तो हम लोग इस चार्ज की जगह पे स्मॉल क्यू पुट कर देंगे। तो आप लोग इस ई के जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है? तो ई के जगह पे देखो क्या मिल जाएगा, इस वैल्यू को यहीं पे पुट कर देना। हाँ, यहाँ पे ही लिखना, सिंस E इक्वल टू 1/4 क्यू बटा r। दिक्कत हुआ नहीं? तो अब आपको इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 9। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ तक पहुंचे थे ना, इस E के जगह पे वैल्यू पुट करते, E के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/4 क्लोज इंटीग्रल ds। ठीक है? अब समझो ये ds क्या बता रहा है, ds को समझना। ये ds बता रहा है कि इसके बाहर का ना छोटा सा एरिया ना, ये छोटा सा एरिया, इस छोटा सा एरिया। अब एक बात बताओ, चारों तरफ से बंद है, अगर चारों तरफ से बंद है तो पक्का ये फिगर कोई स्फीयर का होगा, स्फीयर ही तो चारों तरफ से बंद रहता है। तो स्फीयर का बाहर का सारा एरिया जोड़ेंगे, सरफेस एरिया, तो कितना आता है? गुड, 4πr²। यानी ये जो ds देख रहे हो ये सरफेस एरिया है, और सरफेस ये तो स्फीयर है, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया रहता है 4πr²। तो पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर 1/4πr²। ये क्लोज इंटीग्रल ds मतलब पूरे ये छोटा सा एरिया, छोटा सा इस पूरे एरिया को जोड़ दो, तो पूरे एरिया जोड़ेंगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा, और सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4πr। अब देखो यहाँ पे कोई चीज ना कटता होगा, चेक करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4π कट जाएगा, और ऊपर से भी 4π कट जाएगा। ये 4π काट दें, ये r² को काट दें, ऊपर भी कटेगा। अगर ऊपर हम कट करते हैं तो ये 4π कट जाता, r² कट जाता, क्या बचा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ऊपर Q और नीचे बोलो, यही हम लोग पढ़े थे। बहुत लोग यही बोल रहा था कि किसी क्लोज सरफेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 इनटू चार्ज। ठीक है? ठीक, तो अच्छा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दिस इज गॉस प्रूफ हो गया। ठीक है, ज्यादा मुश्किल था क्या? तो आपको फिगर बनाना है, फिगर बना करके ना थोड़ा सा लिखना है, फिगर बना करके फिगर बनाओ, उसके बाद पूरा सा लिखना है। ये सुपर डुपर इम्पोर्टेंट, आप लोग अगली क्लास में बढ़िया से करके आएंगे इस क्वेश्चन को। गॉस लॉ का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ बहुत बार पूछा है, बहुत बार। और अगर इस बार जो एग्जाम हो रहा है उसमें नहीं पूछा तो आप लोग का तो लगभग आना तय है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। बना लिए? तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं हम लोगों के पास एक पॉइंट चार्ज Q है। ये पॉइंट चार्ज Q एक इमेजिनरी सरफेस से इनक्लोज्ड है, और इस इमेजिनरी सरफेस का नाम क्या देते हैं? गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? गॉसियन सरफेस का रेडियस r। लिखो, लेट ए पॉइंट चार्ज Q, ये वाला let a point charge Q
is surrounded by a Gaussian surface of radius कितना है रेडियस ऑफ रेडियस स्मॉल r फुल स्टॉप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्लोज सरफेस के द्वारा कितना होगा वही हम लोग को निकालना है। सारा चेंज करके लिखो, बाई साइड से लिखो टोटल इलेक्ट्रिक flux enclosed by the Gaussian surface is given by सारा A to Z छाप लेना। यहाँ से शुरू करना है, नीचे से लिखो, यहाँ से पहुँचते यहाँ तक आ जाओ। दिस इज गॉस। तकलीफ घर जाकर के आप कोशिश करना, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। सब लोग जानते हैं E डॉट ds होता है, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds होता है। ये तो हम लोग पुट कर लिए, डॉट ds को तोड़ दिए, E ds cos थीटा मिला, थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, 0 डिग्री मिल गया, 0 का 1 होता है, cos 0 का 1 होता है। जो कांस्टेंट टर्म था उसको उठा करके बाहर कर दिए, फिर हमें मिल गया क्लोज इंटीग्रल ds। ये सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि एक स्फीयर है और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r। यहाँ पे आप लोग साइड में इसको लिख देना, सिंस इतना बराबर इतना। वहाँ पर जब आप इसका वैल्यू पुट कर रहे हो, ये वाला वैल्यू पुट कर रहे हो, तो फिगर हम मिटा दो, फिगर का तो काम हो गया होगा। यहाँ पे ना इस जगह पे लिख देना, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं, क्या इधर लिख देना, सिंस क्लोज इंटीग्रल ds का वैल्यू होता है 4 पाई r। दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आप लोग जरूर से वीडियो चेक करना, जब दिक्कत हो जाए पढ़ लेना और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बढ़िया से। हो गया? तो आज की क्लास से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, गॉस लॉ, स्टेटमेंट और इसका प्रूफ, ठीक। और तो दूसरा चीज इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशनल। आज की क्लास को खत्म करें यहीं पर, चलो ठीक है, कोई बंद करो, बंद ही करना है, काटना है।